इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश के अलंकार की बात करेंगे। क्या लिखा है? अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ अनकॉमन एंड डिरेटिव ग्रेटर अफेक्ट। मतलब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? वो भाव होता है जो समान नहीं होता है। अनकॉमन मतलब जो समान ना हो, और डिवेटिव मतलब जो दैवी हो, अर्थात जो मन से निकले एक तरीके से। द फेमस फिगर ऑफ स्पीच आर डिस्कस्ड बिलो। कई सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हम कुछ ही फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, जिसमें से सिमिली है, मेटाफर है और ओनोमेटोपोइया है, और कई सारे हैं, हम देखेंगे। सबसे पहले सिमिली। सिमिली क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ये अलंकार, जैसे हम अलंकार पढ़ते हैं ना, रूपक अलंकार, फिर उपमा अलंकार, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एक तरीके से उपमा ही दे रहा है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट, किसी दो वस्तुओं का हम कंपेयर करते हैं, है ना? लिखा है कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, एग्जाम खासकर क्लास 12th वालों के लिए बोलें या 11th वालों के लिए, उनके लिए आता है सिमिली। या तो सिमिली का डेफिनेशन बताइए, या तो उसमें लिखा होगा, आपको बताना होगा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11th 12th के लिए बता रहा हूँ, बाकी लोग के लिए जनरली आप जान सकते हो, डेफिनेशन समझ सकते हो, लेकिन 11th 12th वाले डेफिनेशन याद कर लें। क्या लिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? कंपैरिजन बताता है किसी दो ऑब्जेक्ट का, जो डिफरेंट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, किसी दो अलग अलग वस्तु या चीज़ों का यहाँ कंपेयर करता है, और उनमें से कोई एक पॉइंट जो होता है वो कॉमन होता है, उसी कॉमन चीज़ पर ही कंपैरिजन होता है। इट इज़ जनरली इंडिकेटेड बाय सच वर्ड लाइक। मतलब अगर आपको पहचानना है सिमिली वर्ड, तो ये इंडिकेट होता है शब्दों से। कैसे शब्दों से? एज लाइक। उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं लाइक लिखा होगा, या एज लिखा होगा, या सच लिखा होगा, सच एज लिखा होगा, या जस्ट एज, या सो ऑन। मतलब ये 3 4 वर्ड अगर आपको मिल जा रहे हैं किसी सेंटेंस में, और आपको लग रहा है कि ये किसी दो वस्तुओं की तुलना हो रही है किसी एक विषय को लेकर, किसी एक पॉइंट को लेकर, तो आप समझ जाइए ये किसका एग्जाम्पल है? सिमिली का। एग्जाम्पल यहाँ ढेर सारे हैं, मैं आपको 3 4 एग्जाम्पल बता देता हूँ। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जीवन एक सपने जैसा है। तो यहाँ देखिए, सपना और जीवन को किससे कंपेयर किया गया है? लाइक से, है ना? मतलब दोनों कंपेयर किया गया है। और क्यों कंपेयर किया? कि चीज़ आप सपने में कुछ हो सकता है, वैसे जीवन में भी कुछ हो सकता है, तो उस पहलू पर इसको कंपेयर किया गया है। सेकेंड, शी इज़ लवली लाइक अ रोज़। वह क्या कहते हैं, गुलाब की जैसी अच्छी है, या बोल सकते हैं प्यारी है। जैसे गुलाब सबको प्यारा होता है, वैसे वो सबकी प्यारी है। तो यहाँ देख लो, लड़की और रोज़ दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन दोनों की एक पॉइंट जो है वो मिल रहा है। वो क्या है? कि वो दोनों लवली हैं, इसीलिए इन दोनों का कंपेयर किया गया है लाइक वर्ड यूज़ करके। तीसरा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं, मतलब वॉन्डर मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मैं टहलता रहा अकेले जैसे बादल टहलता है। तो यहाँ एज यूज किया गया है, क्या कहते हैं, वर्ड यूज का कंपेयर करने के लिए। फोर्थ में क्या यूज़ किया गया? लाइक। 5 में क्या यूज़ किया गया? एज फ्रेश एज। 6 में क्या यूज़ किया गया? फिर से लाइक यूज़ किया गया है। सी फ्लोट लाइक अ लॉ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। इसमें आप देखो लाइक लिखा है। 7वें में क्या लिखा है? एज शाइन लिखा है। एज यूज हुआ है ना, एज। तो आप देख लो, ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिमिली का। शी हैंग लाइक, फिर लाइक लिखा है, अ स्टार। वो सितारों की तरह हैंग करती है, घूमती है एक तरीके से। इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। हमारा जो सॉन्ग बजता है, हमारा जो गाना बजता है, उसमें वो सितारों की तरह इधर उधर ये घूमती है। यहाँ हैंग मतलब होता है घूमना। हैंग मतलब लटकना होता है, लेकिन यहाँ मतलब घूमना। ऐसे ही आपको 9 10th 11th 12th में आपको सिमिली के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जरूर देखिए, जरूर समझिए, और जो मैंने कहा है उससे आप चेक करोगे तो आपको आसानी होगी। सेकेंड हम पढ़ते हैं मेटाफर। क्या लिखा है मेटाफर का डेफिनेशन? अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली और एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर क्या होता है? ये सिमिली का इम्प्लाइड फॉर्म होता है, मतलब आगे का रूप होता है, जिससे हम बोलते हैं ना अपडेट होना। तो ये आगे का रूप है। द लाइकनेस इज एम्बॉडीड इन अ सिंगल वर्ड। जो लाइकनेस है, मतलब जो हम कंपेयर करने के लाइक या एज या सच जो वर्ड लिख रहे थे, वो पहले से ही वाक्य में उपस्थित होता है।
एंड दैट वर्ड फ्यूजेज द आइडेंटिटी ऑफ बोथ इनटू वन, और वो जो एक वर्ड है वो दोनों की आइडेंटिटी, दोनों की पहचान एक ही शब्द से मिल जाती है, इसीलिए हम लाइक लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इन मेटाफर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज, सच एज, ईटीसी आर नॉट यूज। जैसा आप सिमिली में पढ़ रहे थे वैसा इसमें यूज़ नहीं होता है। सेम वही चीज़ है जो आप सिमिली पढ़ते हो, बस अंतर क्या है, इसमें जो शब्द होते हैं एज, जस्ट एज, ये सब नहीं लिखा होता। जैसे लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, जीवन एक चलते हुए परछाई जैसा है ना, यानी कि आपके साथ हमेशा चलता ही रहता है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, हमने यहाँ देखा तो एग्जाम्पल लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यहाँ लाइफ इज़ अ ड्रीम, यहाँ सीधा कंपेयर कर दिया, इसमें लाइक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम बोल सकते हो, लाइफ इज़ अ ड्रीम, दोनों हो सकता है ना। ठीक है, आप देख लो, आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो, ठीक है, इसमें भी आप देखो डायरेक्ट कंपेयर किया गया है लिली को, मतलब जो आँखें होती हैं, आँखें का जो आईब्रो होता है उसको लिली से कंपेयर किया गया है। फोर्थ में भी कंपेयर किया गया है, फिफ्थ में भी लिखो लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। स्पाइस मसाला और लव दोनों अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को मिलाया गया है, मिलाकर बताया गया है कि लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, जीवन प्यार जीवन का मसाला है ना। तो इसमें तो ऐसे भी हो सकता है लाइफ इज़ लाइक स्पाइस ऑफ लाइफ, तो आप देखो लाइक भी लगा सकते थे, लेकिन लाइक लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है क्योंकि ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे इसमें आप जितने एग्जाम्पल देखोगे सब मेटाफर के एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें लाइक नहीं लिखा होगा। सब चेक करिए, जैसे आखिरी बढ़ा रहा हूँ 13वां, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। यहाँ कालिदास और शेक्सपियर की को तुलना करके बताया गया है कि कालिदास शेक्सपियर जैसे हैं। भारत के, अगर पूरी दुनिया के शेक्सपियर सबसे महान कवियों में से एक है, तो भारत में भी कालिदास उसी कैटेगरी में आते हैं। अब चलते हैं पर्सोनिफिकेशन, नाम से क्लियर है, ये पर्सोनिफिकेट करेगा, यानी कि ये किसी कोई वस्तु होगा उसको क्या बना देगा, उसको व्यक्ति की तरह ट्रीट करेगा। जैसे दीवार के भी कान होते हैं, नॉर्मली बोलते हैं दीवार के भी कान होते हैं, अब बोलो अरे दीवार के कान होते हैं, दीवार तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन हम भाव प्रकट कर देते हैं, हम दिखाते हैं कि हाँ दीवार के भी कान होते हैं, हम वैसे ही बोल देते हैं। ठीक वही यहाँ पे लिखा है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, सच बोलता है। अच्छा बताओ, सच कोई व्यक्ति है जो बोलेगा? नहीं, लेकिन लोग कहते हैं सच बोलता है। ठीक, तो वही है। तो वो चीज़ें जो निर्जीव होती हैं उनको सजीव मानकर हम जो एक्सप्रेशन लाते हैं उसी को पर्सोनिफिकेशन कैटेगरी में रखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? Personification is a figure of speech by which we attribute life and mind to inanimate things. Inanimate thing मतलब जो inanimate लिखा है, मैंने एनिमेट पर गलत बोल दिया। जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है माइंड टू, पहली लाइन बता रहा हूँ, माइंड टू लास्ट में देखिए इनएनिमेट लिखा है। एनिमेट मतलब जो चीज़ चलती हो या जो चीज़ काम करती हो, इन मतलब नहीं, अर्थात जो जीवित व्यक्ति नहीं है, जीवित चीज़ें नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीवन दे देते हैं या उनको हम बुद्धि दे देते हैं, उनके हिसाब से बोलते हैं। हियर लाइफलेस ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग। जैसा मैंने कहा, कोई विचार, कोई ऑब्जेक्ट जिसमें जीवन ना हो, उसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बींग है, कोई वो इंसान है। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज लाइफ इज ब्लाइंड। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लाइफ इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। बताओ, अंधा तो आदमी होगा ना कोई, लेकिन यहाँ प्यार कहा गया है, यानी भाव को कहा गया है, जो कि नॉन लिविंग है, कोई एब्स्ट्रैक्ट है, भाव है। हियर लव हैज़ बीन सीन एज लिविंग ह्यूमन बींग हु इज ब्लाइंड एंड सो कैन नॉट सी द डेसिफर वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे लाइफ इज़ ब्लाइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो प्यार है, जो प्यार में होता है, वो व्यक्ति कुछ क्या अच्छा है क्या बुरा वो नहीं दिखता है, सिर्फ वो जो प्यार में उसको सही लगता है वो करता रहता है। द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट रिटन इन अ कैपिटल लेटर, जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है उसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है। और इन पर्सनिफिकेशन यानी कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट मतलब जो एनिमेट नहीं कर सकते हैं, यानी जो जीवित नहीं रह सकते हैं, जो भाव प्रकट नहीं कर सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन मतलब भाव वाली बातें, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। तो उनको इस तरीके से हम बोलते हैं जैसे कि उनमें जीवन है और उनमें बुद्धि है। एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु पड़ी थी
या मृत्यु लेटी थी कि राजा के हाथों पर, अर्थात राजा मर चुका था। तो नॉर्मली व्यक्ति लेटता है ना, यहाँ पे किसको बोला गया, मृत्यु लेट, मृत्यु तो लेटती नहीं है, मृत्यु तो एक रिजल्ट है। जब इंसान जीवन जी लेता है तो लास्ट में उसका रिजल्ट आता है कि वो मर गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, तीसरा एग्जाम्पल भी है, अथॉरिटी फॉरगेट अ डाइंग किंग, है ना। तो जो अथॉरिटी है वो भूल गई मरते हुए राजा को, राजा के को भूल गई, अर्थात अथॉरिटी। देखो किसी के पास हक होना, तो हक तो कोई नाउन, मतलब हक तो कोई व्यक्ति होता नहीं है, हक क्या होता है, भाव होता है या पावर होता है। तो उसको यहाँ क्या माना गया है, व्यक्ति माना गया कि वो भूल गया। इंसान भूलता है ना, यहाँ अथॉरिटी को बोला कि अथॉरिटी भूल गई। ठीक वैसे आपको चौथा एग्जाम्पल भी है, पांचवा एग्जाम्पल भी है, छठवां, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। देखो एंग्जाइटी मतलब एक तरीके से जब आपका दिल, मतलब आपका पूरा मन मचलता है तो आपको एंग्जाइटी होती है ना। तो वही कि एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, जो एंग्जाइटी है वो उसके चेहरे पर बैठा है, इसका मतलब उसको बेचैनी है, या ऐसे बोल सकते हैं बेचैनी उसके चेहरे पर बैठी है। तो बैठता तो कोई व्यक्ति है ना, या कोई जानवर बैठता है ना, कि कोई क्या कहते हैं चिंतन बैठता है, नहीं ना। तो यही लिखा है। सातवां एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। बताओ शिक्षक कौन होता है, शिक्षक तो कोई व्यक्ति होता है ना, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस को यानी अनुभव को भाव है, अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है, भाव, उसको क्या मान लिया गया है, बेस्ट टीचर माना गया है। ठीक है, ऐसे आपको बाकी सब एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। इसका पर्सनिफिकेशन का दो एग्जाम्पल हमेशा देखिए, लाइफ इज लव इज ब्लाइंड, ये दूसरा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। हर हर डेफिनेशन में से कम आप 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा जो इसमें दिया है। और अगर आपको और कोई एग्जाम्पल छोटा चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। तो हर में से 4 याद करिए, हर डेफिनेशन में से 4, जो 10-11 दिए उसमें से 4 कम से कम याद करिए। अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी, ये क्या होता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच whose force lies in addressing a dead person, an animal, a thing, or abstract quality or ideas as if it alive। ये भी पर्सनिफिकेशन की तरह है, बस अंतर क्या है कि इसमें क्या होता है, हम किसी व्यक्ति, मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति, किसी जानवर पे, किसी वस्तु पर या किसी भाव पर क्या करते हैं, जोर लगाकर कोई बात कह रहे हैं जैसे कि वह जीवित है, मतलब उसको हम जीवित मान लेते हैं, उस पर जोर लगा के बात कहते हैं। प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो बात को समझ सके उसके हिसाब से। जैसे ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग, हे मृत्यु कहाँ पर है मरने वाली जगह, या मरने वाली चीज़ कहाँ पर है। तो अब बताओ, अब मृत्यु से कोई कुछ पूछता है, यहाँ मृत्यु क्या माना गया है, जीवित माना गया है। तो एपोस्ट्रोफी पहचानने का तरीका क्या है, ओ डेथ ऐसे लिखा होगा, ओ जेलस, तो पहचानने का तरीका यही है कि आप ओ डेथ ऐसे लिखा होगा, ओ जरूर लिखा होगा, उसके बाद कोई वर्ड लिखा होगा जो आप जानते हो, या तो कोई मृत्यु हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसके बारे में बात हो रही होगी, या किसी जानवर के बारे में बात हो रही होगी, या किसी भाव के बारे में बात हो रही है, या उसको व्यक्ति मान लिया गया है। तो इसमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हो। फिर चलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 वर्ड्स और फ्रेज हैविंग अपोजिट मीनिंग। ये क्या होता है, ये वो भाव होता है जहाँ 2 शब्द विरोधाभास होते हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हो टोटली, वो यूज होते हैं। जैसे शी इज़ फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह महसूस कर रही है प्यार का मीठा दर्द। अब देखो स्वीट क्या है, मीठा है, पेन क्या है, दर्द है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है ना, लेकिन दोनों का साथ में यूज़ किया गया है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जब 2 विरोधाभास शब्द एक साथ यूज़ हों किसी सेंटेंस में तो आप समझिए वो ऑक्सीमोरन है। और नॉर्मली ये पोएम में यूज़ किया जाता है, जितना आप फिगर स्पीच पढ़ रहे हो सब पोएम में यूज़ किया जाता है नॉर्मली। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ना पोएम में ही, और में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पोएम में ही यूज होता है। जैसे शी इज़ फीलिंग्स, ये तो बता दिया। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब बताओ कोई चीज़ ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे रहेगी, कोई चीज़ अगर खुल गई है, बात खुल गई तो सीक्रेट कैसे रहेगी, राज कैसे रहेगी, नहीं ना। अगर वो राज है तो वो खुलेगी नहीं। तो ओपन का उल्टा क्या होता है, सीक्रेट। तो यहाँ आप देख लो ओपन और सीक्रेट दोनों साथ में यूज हुआ है। फिर ही इज़ द वाइसेस्ट फूल इन द ग्रुप। वाइसेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान और फूल मतलब मूर्ख। अब बताओ दोनों क्या, दोनों अपोजिट है ना, लेकिन दोनों का यूज़ किया गया है कि वो सबसे बुद्धिमान मूर्ख है उस ग्रुप का। लव इज़ बिटर स्वीट, प्यार
क्या होता है, मीठा कड़वा है या मीठा करेला है बोल सकते हैं। तो अब बताओ, मीठा भी है कड़वा भी है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना। पांचवा एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, ऐसे आपको बाकी सब एग्जाम्पल मिल सकते हैं। 13वां देखिए, ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक मासूम जानवर है, अरे सॉरी मासूम अपराधी है। अगर वो अपराधी तो मासूम नहीं होगा, अगर वो मासूम है तो अपराधी नहीं होगा, दोनों अपोजिट है ना, तो आप वो देख सकते हो। फिर छठवां, हाइपरबोल, नाम से क्लियर है, इसमें हाइपरबोल किसी बात को चढ़ा बढ़ा के कहा जाता है ना। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एक्सक्राग्रेशन, सॉरी एक्साग्रेशन, एक्साग्रेशन मतलब ज़्यादा हाव भाव देना, और ओवर स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू ले हाई एम्फेसिस ऑन दिस स्टेटमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, चलो देख लेंगे तुम्हें हम, या खून की नदियाँ बहा देंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि खून की नदियाँ बहा देंगे, पूरा पूरा दुनिया उड़ा दूंगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, या धरती हिला दूंगा। तो ये सब क्या है, ये चढ़ा बढ़ा के बोलने वाली बातें होती हैं जो हम बोलते हैं किसी भाव को और बढ़िया तरीके से प्रकट करने के लिए। इन हाइपरबोल थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, या तो बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के कही जाएंगी या बहुत ज़्यादा दबा के। बेटर और वर्स, या तो बहुत बेहतर कहा जाएगा या बहुत बदतर कहा जाएगा। देन दे रियली आर, जितना मतलब जैसा वो है वास्तविक में उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। जैसे शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर, बोलते हैं ना, अरे वो पूरे क्या कहते हैं, आंसू की नदियाँ नदियाँ ला दी उसने। तो नॉर्मली आंसू की नदियाँ तो आती नहीं है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रोई। तो ये लिखा शी वेप्ट, वो रोई, एन ओशन ऑफ टीयर, वो सम आंसुओं की नदियाँ बहा दी उसने, इसका मतलब यही है। सेकंड, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोटेड इन द बैटल फील्ड, है ना, खून की नदियाँ बही युद्ध मैदान में, युद्ध भूमि में। अब बताओ, खून की नदियाँ तो बहती ही नहीं है, ये है कि हाँ बहुत लोगों का खून हुआ होगा, तो इसमें चढ़ा बढ़ा के बोला जा रहा है ना। फिर देखो, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक झटके में 10,000 चीज़ें देखी। ये तीसरा एग्जाम्पल है हाइपरबोल का। तो आपको लग रहा होगा कि अरे क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि कोई 10,000 चीज़ें एक बार में देख ले? नहीं। तो मतलब हो सकता है उसने काफ़ी चीज़ें देखी हों, लेकिन उसने चढ़ा बढ़ा क्या बोल दिया, 10,000। तो ऐसे भी और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ओनोमोटोपोइया क्या है, ये आपको मैं हिंदी समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर इंग्लिश। कि इसमें क्या होता है, ओनोमोटोपोइया में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई एक शब्द होगा जिसको अर्थ बना, मतलब कोई एक साउंड होगा, किसी जानवर का, किसी गाड़ी का, या किसी भी वाहन का, किसी का भी साउंड होगा, जो फिर उसको भाव प्रकट करके लिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साउंड जो हमने उससे पहले पढ़ा था, तो उसमें क्या था, किसी वस्तु को जीवित मान लिया जा रहा था। यहाँ किसी साउंड को क्या माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है जैसे कि वो कुछ भाव प्रकट कर रहा हो। जैसे मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता रहा हूँ। ओनोमोटोपोइया इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड दैट इनिशिएट और सजेस्ट द साउंड और इको द सेंस। ये क्या होता है, कोई साउंड या इको, इको समझते हो, जो आवाज़ गूंजती है, उसको क्या होता है, एक सेंस, एक भाव प्रकट करने की कोशिश करता है। हियर साउंड इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो क्या है, जो आवाज़ आती है उस सेंटेंस में, जो आवाज़ बताई जा रही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। द वर्ड बाई देयर वेरी साउंड सजेस्ट द सेंस और द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड, जो वो साउंड आ रहा है उस सेंटेंस में, वही पूरा भाव प्रकट कर देता है उस पूरे वाक्यों का, वाक्य में जो यूज हुए हैं वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, अ ममरिंग विस्पर थ्रू द ननरी रैन, मतलब ममरिंग क्या होता है, जब कोई बहुत धीरे धीरे फुसफुसाता है, तो फुसफुसाना ये एक शब्द, एक साउंड हो गया। तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, ममरिंग बोलते हैं। अब विस्पर मतलब भी क्या होता है कि धीरे से कोई आवाज़ कोई कहता है, जैसे आप धीरे से कोई किसी कान में कहते हो तो उसको बोलते हैं विस्पर। तो अ ममरिंग विस्पर थ्रू द ननरी रैम, मतलब कि धीमे से बोलकर वह वहाँ से दौड़ गया, इसका मतलब ये है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल वैसा, दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मैंने सुना कि वाटर लैपिंग कर रहा था, मतलब अब जो पानी था वो थप्पड़ मार रहा था। लैप जैसे आप पानी पे जब आप बहुत तेज हाथ मारते हो बहुत जोर से, तो देखो आवाज़ आती है ना, थप थप की, पानी पे, पानी जैसे भरा हुआ है बाल्टी में या नदी में, फिर आप जोर से एक हाथ से पानी से हाथ मारो पानी पे, थप से आवाज़ आती है ना, उसी को लैपिंग कहते हैं। एंड द लॉन्ग रिपल वॉशिंग थ्रू द रीड्स, रिपल मतलब होता है कोई चीज़ बार बार रगड़ना, उसको बोलते हैं रिपल। तीसरा, आई चैटर, चैटर मतलब होता है वही जो चिड़ियाँ करती हैं, चहचहाना, तो उसको हम ट्वीट भी कहते हैं या चैटर कहते हैं। तो आई चैटर, चैटर आई फ्लो,
टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। ब्रिमिंग मतलब जो ब्रिमिंग मतलब होता है वो जो पानी जब बहुत तेज बहता है तो जो उसके बहने की आवाज़ होती है उसको हम ब्रिमिंग कहते हैं। तो बहती हुए रिवर पे मैं क्या कर रहा था, चैटर कर रहा था। मैं बार बार उस पर चैटरिंग करके फ्लो मतलब बहता हुआ जा रहा था, उस पर बात करते हुए बहता हुआ जा रहा था। चौथा, स्वॉर्ड क्लैंग एंड गन बूम्ड। जो तलवारें होती हैं वो क्लैंग करती हैं, वो क्या होती हैं, वो लड़ती हैं। लड़ने पे देखो, जब दो तलवारें लड़ती हैं जो साउंड आता है उसको क्लैंग कहते हैं। तो तलवारें लड़ती हैं, और गन, जब गन चलाते हो तो बूम आवाज़ करता है ना, तो वही द गन बूम्स। और जो बंदूकें होती हैं वो बूम करती हैं, यानी कि वो धमाका करती हैं। तो अब देख लो, ये साउंड है और साउंड से पूरे वाक्य का अर्थ बताया जा रहा है। तो ये आपका पूरा फिगर स्पीच था। अगर किसी फिगर स्पीच में आपको कोई दिक्कत हो रहा है या कोई आपको लग रहा है कि ये गलत तरीके से मैंने बताया है या इसका उदाहरण कुछ और हो सकता था, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सलाह दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, आपका मन। और आपको अगर वीडियो समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जितना हो सकता है उतना इसको शेयर ज़रूर करें। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।